नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका LCM HCF का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग है। हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो देखिए दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले दूसरी संख्या निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का HCF दिया है। हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का HCF कितना दिया है, दोनों संख्या का HCF दिया है 21। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उनका LCM यानी दोनों संख्या का LCM HCF का 221 गुना है। यानी LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 21 गुने 221। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, यहां से हम इसे लिख सकते हैं 21 गुने। अब देखिए अगर हम इसे 13 से काट लें, हम इसे अगर 13 से काटेंगे 221 को, तो ये कितने बार में जाएगा, 17 बार में। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 21 गुने 13 गुने 17 लिख सकते हैं। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। अब देखिए हमें जो है HCF पता है और LCM पता है, तो हम यहां से दोनों संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। यानी हम यहां से लिख सकते हैं LCM हमारा क्या है, LCM हमारा है 21 गुने 13 गुने 17 और HCF क्या है, HCF हमारा है 21। तो देखिए हम यहां से दो संख्या बना सकते हैं, हम यहां से दो संख्या बनाएंगे तो एक हमारी संख्या बन जाएगी 21 गुने 13 और दूसरी संख्या हमारी बन जाएगी, दूसरी संख्या यहां से बन जाएगी 21 गुने 17। अब देखिए हम 21 में अगर 13 से गुणा करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूना 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। यानी ये हमारा कितना हो गया 273 हो गया। और यहां से दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, हम इसमें अगर 17 से गुणा करेंगे 21 में तो 17 के 7 हाथ में 1, 17 दूना 34, 34 और 1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारी दो संख्या निकल के आ गई। एक संख्या हमारी अगर 273 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 357 होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक जो संख्या है वो 200 और 300 के बीच स्थित है। तो देखिए 273 जो है 200 से बड़ा है और 300 से छोटा है, यानी 200 से 300 के बीच स्थित होगा 273। तो देखिए हमने मान लिया कि एक जो संख्या हमारी पहली है वो 273 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 357। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, दूसरी संख्या के अंकों का योग। यानी हमसे पूछ रहा है 357 के अंकों का योग पूछ रहे हैं। तो हम यहां से अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 5 + 7 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। यानी अंकों का योग क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है, देखो 9 अंकीय संख्या 4 6 8 x 5 1 3 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो √4x + 3y का मान क्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, √4x + 3y का मान पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 4 6 8 x 5 1 3 8 y। ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है, ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम सबसे पहले 8 से विभाज्यता का हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है अंतिम 3 अंक क्या है, यहाँ अंतिम 3 अंक है 3 8 y। तो देखिए अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो यह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम इस y के जगह क्या पुट करें, हम यहाँ y
y इक्वल टू हम क्या पुट करें ताकि ये जो 3 अंक है वो 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32, हाथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम y के जगह 4 पुट कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा 64। 64 जो है 8 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी यहां से हमारा y इक्वल टू क्या पता चल गया 4 पता चल गया। अब देखिए यहां से संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 4 6 8 x 5 1 3 8 4। अब देखिए ये जो संख्या है वो 9 से भी विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18। तो देखिए 18 जो है 9 से विभाज्य होगा, तो जो हमारा 9 के टेबल में आएगा हम उसे काटते जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है 1 है और ये हमारा क्या है 8 है, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो हम इसे काट लेंगे। अब देखिए और हमारा कुछ 9 बन रहा है क्या, तो देखिए यहाँ हमारा क्या है 5 है और ये हमारा क्या है 4 है, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी हम इसे काट लेंगे। अब हमारा बच क्या गया, ये हमारा क्या बच गया x प्लस और हमारा क्या बच गया 3 बच गया। अब देखिए हम इस x के जगह क्या रखें ताकि हम इस 3 में ऐड करें तो हमारा जो हमारा ऐड निकल के आए वो 9 से विभाज्य हो। तो देखिए अगर हम यहाँ x के जगह पुट कर ले, अगर हम यहाँ x इक्वल टू 6 पुट कर ले तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 जो है 9 से विभाज्य होगा। यानी हम यहाँ अगर x के जगह 6 पुट करेंगे तो जो हमारा अंकों का योग निकल के आएगा वो अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, तो ये हमारी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ से y और x का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रूट अंडर 4x प्लस 3y का मान पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम x के जगह अगर 6 पुट करेंगे तो 6 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस y के जगह अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12। अब देखिए 24 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे, 36 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी आंसर क्या निकल के आएगा, रूट अंडर 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, पहली संख्या कौन सी है। हमें क्या निकालना, पहली संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 3 संख्या का औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में 3 संख्या का औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग निकालने के लिए औसत में हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तीनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा। तो देखिए 15 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी तीनों संख्या का योग क्या निकल के आ गया 45 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। तो देखिए दूसरी और तीसरी संख्या का हमें औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से दूसरी और तीसरी संख्या का योग निकाल सकते हैं। देखिए योग क्या हो जाएगा, योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत में योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत में यहाँ संख्या कितनी है 2 है तो हम 2 से गुना करेंगे। तो देखिए 12.5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है पहली संख्या, तो देखिए अगर हम तीनों संख्या के योग में से दूसरी और तीसरी संख्या का योग माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पहली संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां से पहली संख्या क्या निकल के आ जाएगी, अगर हम 45 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी पहली संख्या क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्य अनुपाती 30 है, वह संख्या ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संख्या क्या दिया, 6 दिया है, तो हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं और हमें क्वेश्चन में इन दोनों संख्या का मध्य अनुपाती क्या दिया, 30 दिया है। इन दोनों संख्या का मध्य अनुपाती हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 30 दिया है। तो देखिए 30 जो है मध्य अनुपाती है, इसका मतलब होगा कि इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 6/30 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 30/x हो जाएगा। अब देखिए 6 से 30 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। हम यहां से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा
x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 30 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 150, यानी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया, 150 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 150 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरण करने का निर्णय लिया। ए को कितना प्राप्त होगा। हमसे पूछ क्या रहे कि 40% लाभ जो है फिर से निवेश करने के बाद जो शेष लाभ बच जाएगा, यानी 60% जो शेष बच जाएगा उसमें से ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। लेकिन जब दोनों के पास समय बराबर हो, जब दोनों के पास समय बराबर हो तो जिस रेशियो में पूंजी रहता है उसी रेशियो में लाभ बढ़ता है। तो देखिए यहां जो है दोनों के पास समय क्या है, 1 वर्ष का है, यानी दोनों का समय क्या है, बराबर है। तो जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ बढ़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 60,000 रुपया। हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया, 60,000 रुपया, जिसमें से 40% जो है वो फिर से निवेश कर रहा है, यानी शेष कितना बच जाएगा, 60%। तो हम इसका 60% निकालेंगे। तो देखिए यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए हम 6,000 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, 36,000 रुपया, यानी शेष लाभ कितना बच गया, 36,000 रुपया। अब देखिए ये 36,000 रुपया आपस में दोनों जो है बांट रहे हैं। तो देखिए लाभ जो है किस रेशियो में बटेगा, जिस रेशियो में पूंजी है, क्योंकि समय क्या है, बराबर है। तो देखिए पूंजी का रेशियो में क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी के हमें पूंजी का रेशियो क्या दिया, 3:7, यानी उस लाभ में से, उस शेष लाभ में से अगर ए को 3 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 7 यूनिट, यानी यहां से टोटल जो है शेष लाभ कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। टोटल जो है शेष लाभ कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। और हमारा जो है यहां से क्या निकल गया है, शेष लाभ 36,000 रुपया, यानी इस 10 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल गया है, 36,000 रुपया निकल गया है। इस 10 यूनिट का वैल्यू 36,000 रुपया निकल गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3600 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3600 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहे, ए का हिस्सा, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,800 रुपया, यानी ए का जो हिस्सा क्या निकल के आ गया, ए का जो हिस्सा है वो क्या निकल के आ गया, 10,800 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10,800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में 20% अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, हमें क्या निकालना, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि मिश्रण में 20% जो है अम्ल है। अम्ल का प्रतिशत हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 20%, और बाद में जो है अम्ल का प्रतिशत कितना हो जा रहा है, बाद में अम्ल का प्रतिशत 15 हो जा रहा है। देखिए बाद में जो है अम्ल का प्रतिशत 15 क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। अब देखिए हम मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी अम्ल का जो मात्रा होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, यानी पहले जितना अम्ल का मात्रा होगा पानी मिलाने के बाद भी अम्ल का मात्रा उतना ही होगा। तो देखिए अम्ल का मात्रा फिक्स है, तो जो हमारा अम्ल का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का रेशियो। तो देखिए हम यहाँ से अम्ल का अगर रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 20 जो है 5 से 4 बार में जाएगा और 15 जो है 5 से 3 बार में जाएगा, यानी अम्ल का रेशियो क्या निकल गया, 4/3 निकल के आ गया। तो मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का मात्रा क्या है, फिक्स है, यानी मिश्रण का रेशियो हो जाएगा 3/4। यानी पहले मिश्रण अगर 3 यूनिट होगा तो बाद में मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, यानी मिश्रण जो है कितना से बढ़ गया, मिश्रण जो है 1 यूनिट से बढ़ गया। मिश्रण 1 यूनिट से क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। देखिए यहाँ जो है मिश्रण 1 यूनिट से बढ़ रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि हम उसमें 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण जो है 10 लीटर से बढ़ जा रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 लीटर दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 लीटर दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण, यानी हमसे पूछ रहा है 3 यूनिट का वैल्यू। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मिश्रण क्या निकल के आ गया, 30 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे।
यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में कुल मतों का संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में कुल मतों का संख्या दिया हुआ है 16,250। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि 20% मत जो थे वो अवैध थे, यानी वैध कितने होंगे, वैध कितने होंगे, इसका 80%, वैध कितने होंगे, इसका 80%। अब देखिए एक उम्मीदवार को जो है वैध मत का 60% प्राप्त हो रहा है, यानी दूसरे को कितना प्राप्त हो जाएगा, 40%, यानी हम इसका 40% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काट लें तो ये 20 से कितने बार में आ जाएगा, 4 बार में, और ये 20 से कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, यहाँ से हम 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काट लें तो ये 5 से जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 12, 12 5 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 25, 25 5 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया 325 गुने 4 गुने 4, 4 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 पचे 80 के 0, हाथ में 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना होता है 40, हाथ में 4, 16 में 3 से गुना करेंगे 48, 48 में 4 ऐड करेंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा 52, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त होगा, 5200। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5200 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 143 रुपए का अंतर है, यदि लाभ 26% है तो विक्रय मूल्य क्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो देखिए सीपी जो है वो 100% है, और हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 26%, हमें लाभ क्या दिया 26%। तो देखिए सीपी जो है वो 100% है और लाभ 26% है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 126%, एसपी क्या हो जाएगा 126%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी और एसपी का अंतर दिया है। तो देखिए यहां से अगर हम सीपी और एसपी का अंतर निकालेंगे तो सीपी और एसपी का अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 26% निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में सीपी और एसपी का अंतर क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी और एसपी का अंतर दिया हुआ है 143 रुपया, हमें अंतर क्या दिया है 143 रुपया दिया है। अब देखिए इस 26% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 143 रुपया दिया है, तो हम यहां से सबसे पहले 2% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 26 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें 13 से भाग देना होगा, अगर हम इस साइड 13 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 13 से भाग देना होगा। अब देखिए 2% का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस साइड अगर 13 से भाग देंगे तो ये 13 से जाएगा 11 बार में, यानी 2% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 11 रुपया निकल के आ गया। और हमसे पूछ के आ रहा है विक्रय मूल्य, यानी हमसे जो है 126% का वैल्यू पूछ रहा है, हमसे जो है 126% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इस 2 को अगर हमें 126 बनाना है, इस 2 को अगर हमें 126 बनाना है तो हमें इसमें गुना करना होगा 63 से। अब देखिए अगर हम इस साइड 63 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 63 से गुना करना होगा, यानी हम 11 में भी 63 से गुना करेंगे। तो देखिए 11 में अगर हम 63 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 33 के 3, हाथ में क्या जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 66, 66 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 69, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 693 रुपया, यानी यहां से विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया 126% का वैल्यू निकल के आ गया 693 रुपया, और 126% हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, यानी यहां से विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, यहां से विक्रय मूल्य निकल के आ गया 693 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 693 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए सीपी अगर 100 रुपया होगा, तो 100 रुपया पर अगर 25% का लाभ होगा, यानी एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 125 रुपया, एमपी कितना हो जाएगा 125 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है
कि यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। यानी यहां जो है छूट अब कितना दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है 9.6% का, तो हमसे लाभ पूछ रहा है, यानी हमसे जो है इस P का वैल्यू पूछ रहा है और हमें जो है D का वैल्यू दिया हुआ है। D का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 9.6 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से इस इक्वेशन से P का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 5 बार में जाएगा और ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 5/4 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P बटा, अब देखिए हम यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90.4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काट सकते हैं। अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में क्या जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 24। 24 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। एक अंक से पहले दशमलव था तो हम यहाँ एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P इक्वल टू, हम इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 के 0, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 10 और 3 13, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। एक अंक से पहले दशमलव था तो हम यहाँ एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए 100 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा P इक्वल टू 113 माइनस 100 हो जाएगा। यहाँ से हमारा P इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 13, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया। अगर MP पे 9.6% का अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 13% का। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 13%। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, 13% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% का वृद्धि हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 6%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% का वृद्धि हो, यानी 40% का ब्याज मिल जाए। और यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से, यानी हमें क्वेश्चन में एसआई क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है 40%। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम, हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 6% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें 6% ही ब्याज मिलेगा। अब देखिए टोटल जो है ब्याज कितना मिला है, 40%। तो देखिए 40% ब्याज 6% के दर से कितने समय में मिलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल ब्याज प्रतिशत में, टोटल जो है ब्याज प्रतिशत में हम जो है रेट से भाग देंगे। रेट कितना है, 6% है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 20 बार में जाएगा। और 6 जो है 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया, 20/3 वर्ष निकल के आ गया। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2/3 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 6 सही 2/3 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।